देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि 0.25 नॉर्मलता ऑक्जेलिक अम्ल के विलयन की मोलरता ज्ञात करो। ठीक है ना। देखिए ऑक्जेलिक अम्ल की जो नॉर्मलता दी गई है, नॉर्मलता कितनी है, नॉर्मलता, तो नॉर्मलता को देखिए प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एन से, और नॉर्मलता बराबर कितना दिया गया है, तो 0.25। ठीक है ना, ये नॉर्मलता है। उसके बाद फिर आगे देखिए जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है ना, ऑक्जेलिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो होता है COOH सिंगल बॉन्ड C, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड C फिर OOH। ठीक है। अब देखिए ऑक्जेलिक अम्ल है, अगर यहाँ से अगर हम इसको तोड़ेंगे आयनों में, ठीक है ना, तो आयनों में कैसे टूटेगा, ये सीधा सीधा इस तरह से टूट जाएगा। COO नेगेटिव सिंगल बॉन्ड COO नेगेटिव, और प्लस यहाँ से देखोगे 2 हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएंगे, इस तरह से 2 हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये बताओ जितने विस्थापित हुए उसको बोलते हैं संयोजी कारक NF। ठीक है ना, संयोजी कारक। तो बताओ इसमें कितना चीज विस्थापित हुआ, 2, तो संयोजी कारक का वैल्यू कितना हो गई, 2 हो गई। ठीक है ना। अब हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा है मोलरता ज्ञात करना है। ठीक है ना, मोलरता। ये बताओ नॉर्मलता बराबर क्या होता है, नॉर्मलता स्मॉल, अब देखिए एन से लिख देता हूँ, चलो एक बार हिंदी से लिख लो। देखिए नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुणते इनका जो संयोजी कारक है वो है NF। ठीक है ना। अब बताओ नॉर्मलता की वैल्यू कितना दे रखा है, ये है 0.25, और मोलरता हमसे ज्ञात करना है, और संयोजी कारक NF का मान कितना है, 2। ठीक है ना। जब इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो m बराबर 0.25 बटे कितना हुआ, 2 हुआ। और जब इसको कैंसिल करेंगे तो देखिए 2 से कैंसिल कर दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 ना, अब तो फिर 5, की मोलरता कितनी आ गई, 0.125। ठीक है, 0.125, ये इसकी क्या आ गई, मोलरता। नोट करो तुरंत। देखिए सवाल क्या है, सवाल एक बार फिर सुनिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें लिखा है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के 0.2 मोलर मिलियन ग्राम प्रति लीटर में इसकी सांद्रता ज्ञात कर ली। ठीक है ना। तो ये बताओ सबसे पहले हम Na2CO3 का अणुभार ज्ञात कर लें। तो Na2CO3 का अणुभार, चलो अणुभार, तो कितना अणुभार यहाँ पर लिखेंगे, Na2CO3 का जो अणुभार है, अणुभार बताओ वो कितना है, अणुभार ये है 23। सोडियम का 23 होता है, तो कितने हैं, 2 हैं, और प्लस कार्बन का कितना है, 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। कितने ऑक्सीजन है, 3। तो टोटल निकालोगे 23 दूना कितना हुआ, 46, और प्लस 12 और प्लस 16 किया कितना हुआ, 48। और जब इनको सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 × 10 = 16, और ये हो जाएगा 4 1 5 4 9, कितना आ गया, 96। अणुभार इतना आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, 5 1 6, अच्छा 106, चलिए 106 हो गया। ठीक है, ये अणुभार हुआ। चलिए अब यहाँ पर निकालते हैं सांद्रता। तो बताओ सांद्रता बराबर क्या फार्मूला है, सांद्रता बराबर क्या है, मोलरता गुणते अणुभार। अब बताओ तो सांद्रता को हम C से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सांद्रता C बराबर, बताओ मोलरता कितनी है, यहाँ पर दे रखा है कितना है, तो 0.2, अब गुणे अणुभार कितना दे निकाला, अभी हमने इसका अणुभार निकाला 106, और जब हम इसका गुणा कराएंगे देखिए ये कितना हुआ, 6 दूना 12, और 2 1 कम कितना हुआ, 2, और चलो 1 अंक के बाद 10 यहाँ पर आएगा। ठीक है ना। तो कितना आंसर दे रखा है, सांद्रता है 21.2। ठीक है ना। ये है ग्राम, वो भी प्रति लीटर में। जल्दी बात करो। देखो सवाल में देखिए क्या दिया है कि कास्टिक सोडा NaOH कितना है, 4.0 ग्राम है, और जल कितना दिया गया है, 100 ml है। ठीक है ना। हमको विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है। तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए देखिए नॉर्मलता बराबर विलय का भार बटे अणुभार गुणते विलयन का आयतन,
और जबकि देखिए ml में है, अब हमेशा किस में निकालेंगे, लीटर में। तो इसमें क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम विलेय का अनुभार निकाल लेंगे। तो NaOH का अणुभार, चलो इसका अणुभार निकालते हैं। बताओ सोडियम का कितना होता है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो इसका टोटल अणुभार कितना आ जाएगा 40, ठीक है। अब उठा के सबका मान इसमें रख दो। तो n बराबर विलेय का अणुभार कितना आया, ये हो गया 40। अब बटे विलेय का भार नहीं, ऊपर दिया है 4.0 और अणुभार कितना आया, ये आ गया 40। वैसे 0.0 लिखो या ना लिखो। अब गुणते कितना है, विलयन का आयतन कितना है 100 ml है। तो इसका मतलब हमको 1000 से क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो 0 0, देखो 3 0 कैंसिल हो गए और इससे क्या हो गया कैंसिल, इसकी नॉर्मलता कितनी आ गई। और वो जो आप संयोजकता निकाल देखिए जो अधिक मात्रा में हो वो क्या होता है, मतलब होता है विलायक, और जो कम मात्रा में है वो है विलेय, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले सूत्र है। देखिए सवाल क्या है, एक विलयन का जो आयतन है, विलयन का आयतन मतलब उसमें विलेय और विलायक दोनों घुले हैं। विलयन का आयतन कितना है 500 ml है, जिसमें HCl कितना घुला हुआ है, तो 18.25 ग्राम घुला है। हमको इसकी नॉर्मलता ज्ञात करनी है। नॉर्मलता बराबर विलेय का भार बटे अणुभार गुणित विलयन का आयतन, वो भी लीटर में। तो देखिए विलेय का भार कितना दे रखा है, विलेय का भार सबसे पहले मैं यहाँ अणुभार निकाल लेता हूँ। तो HCl का अणुभार तो बताओ H का होता है 1 और क्लोरीन का कितना होता है, तो ये होता है 35.5। तो टोटल कितना हो जाएगा 36.5, ठीक है ना। चलो उठा के इसमें रखो। तो नॉर्मलता बराबर विलेय का भार कितना है, विलेय का भार तो कितना है 18.25। अब बटे अणुभार कितना है, अणुभार देखिए कितना निकाले हम, ये निकाले 36.5। अब गुणते विलयन का आयतन कितना है 500, वो भी किस में है ml में। तो लीटर में करने के लिए 1000 से गुणा करा दो। तो कैसे निकलेगा, नॉर्मलता बराबर देखो 00 से कैंसिल हो गया। अब उसके बाद देखो पहले गुणा करा लो, इसका गुणा इसके साथ करा लो, इसका गुणा इसके साथ। अभी काटो ना, काटने से कैलकुलेशन कठिन हो जाएगा। इसका गुणा इसके साथ कराओगे तो 182.5 हो जाएगा। बटे देखिए 5 पचा कितना हुआ 25 और 5 छक्का 30, 30 2 कितना हुआ 32, हासिल 3, 5 3 15 और 15 3 18, एक अंक के बाद दशमलव आया। समझ में आया। अब ऊपर नीचे देखिए वैल्यू सेम हो गई। अब इसको काट दो तो आंसर कितनी आ गई 1, ठीक है ना। आप इसको जो है ग्राम के मूल्यांक में भी निकाल सकते हो, मात्रक लिख सकते हो। देखो चाहिए ऑक्जेलिक अम्ल की नॉर्मलता कितना है 0.1 नॉर्मल है। और H2O का देखिए आयतन कितना है 250 ml है। हमसे पूछा है कि कितने ग्राम, हमसे पूछा है कि ऑक्जेलिक अम्ल के कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे। तो ऑक्जेलिक अम्ल के कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ COOH और COOH का मैं सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ अणुभार। तो कार्बन का कितना है 12, ऑक्सीजन का देखिए 16, फिर है 16, फिर है हाइड्रोजन का 1। अब यही चीज़ 2 बार है तो मैं गुणते कितना कर देता हूँ 2। तो बराबर जब हम निकालेंगे तो 12 16 16 32, 1 33 और 12 कितना हुआ 45 गुणते 2 बराबर कितना हो जाएगा 90, ठीक है। इसी फार्मूले में रखो। तो नॉर्मलता कितनी दी गई है, यह है 0.1 बराबर विलेय का भार हमसे पूछा है। तो विलेय का भार इसको उसी तरह छोड़ दो। और इसका अणुभार कितना निकला 90 गुणते फिर विलयन का आयतन कितना है 250। अब गुणते ml में दिया गया है तो गुणते कितना करना पड़ेगा 1000। अब इसको थोड़ा हल करो, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब उसके बाद तो विलेय का भार बराबर जो चीज़ बटे में है इधर आएगी तो गुणा में। तो 0.1 गुणते 9 गुणते 25। अब चीज़ गुणे में है तो बटे में चली जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद जब हम इसका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा
25 नवा कितना हो जाएगा 225 ना, अब गुणते 0.1 अब बटे कितना हुआ 10, तो यहाँ पर जब इसका गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 22.5 अब बटे 10। अब देखिए नीचे एक दशा और आ गया, ठीक है ना, तो जब ऊपर जब फिर से इसका भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2.25 ग्राम। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 एक बार फिर से, ऑक्जेलिक अम्ल का अणुभार कितना है, ऑक्जेलिक अम्ल COOH और COOH का इसका अणुभार, तो इसका अणुभार कितना आ गया था, तो देखिए ये आ गया था, पिछले उसमें देखा था हमने 90 आया था। उसके बाद देखिए इसमें जो मतलब हाँ विलयन का जो आयतन है वो तो है ही है। तो सबसे पहले मैं इसका संयोजी कारक निकाल लेता हूँ, तो संयोजी कारक वो भी किसका COOH और COOH का संयोजी कारक। तो संयोजी कारक को NF से प्रदर्शित करते हैं, और संयोजी कारक के लिए भी अभी क्वेश्चन नंबर 5 में देखे हैं, ठीक है। तो कितना आया था 2 आया था। तो सबसे पहले हम सूत्र लगाते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या फार्मूला लगाना है कि नॉर्मलता बराबर मोलरता, अब मोलते क्या होता है नॉर्मलता कितनी दी गई 0.1, मोलरता इसकी ज्ञात कर लो पहले, ठीक है ना, मोलरता चलो ज्ञात कर लिया। अब मोलते संयोजी कारक कितना है 2, ये चीज़ इधर आ जाएगी, तो इसकी मोलरता कितनी आ जाएगी, मोलरता बराबर 0.1/2, ठीक है। दशमलव खत्म करो 0 हो गया। अब जिसका भाग इसमें जब देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 0.05 आ जाएगा, ठीक है, 0.05 आ गया, ये इसकी मोलरता आ गई, ठीक है, ये इसकी मोलरता आ गई। अब हमसे क्या पूछा है, अब हमसे पूछा है कि कितने ग्राम इसको घोलने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मोलरता बराबर लिख लो, मोलरता बराबर n का मतलब कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे, मतलब मोलों की संख्या, ये है मोलों की संख्या, अब बटे में विलयन का बटे में विलयन का आयतन। तो मोलरता कितनी है, मोलरता कितनी आई, तो 0.05, और इसके देखिए n मोलों की संख्या और बटे विलयन का आयतन कितना दे रखा है, तो 250 ml है, ठीक है ना। तो 250 ml, ठीक है। तो 250 जो ml है, सबसे पहले ml को किस में बदलना है, लीटर में। तो मैं सबसे पहले इसमें गुणा कितने से करा देता हूँ 1000 से। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 25 का भाग इसमें दिया 4 बार में कैंसिल हो गया, ये चीज़ इधर आएगी। तो n बराबर 0.05/4, ठीक है। तो n बराबर निकाल लेते हैं, दशमलव खत्म करो 0 आ गया। तो मोलों की संख्या कितना आ जाएगा 0.0125, इतने ग्राम घोलने पड़ेंगे। तो मोलों की संख्या n बराबर कितना होता है, भार बटे में अणुभार। तो मोलों की संख्या भार कितना दिया गया है, इसका भार तो हमें ज्ञात करना है, भार और बटे अणुभार कितना निकाला था 90। अब देखो मोलों की संख्या कितनी आई, तो 0.0125, अब भार हमसे पूछा है, बटे कितना आ गया 90, इधर आएगा तो गुणा में, तो भार बराबर कितना निकला, तो भार बराबर ये आ जाएगा 90 गुणे 0.0125। अब इसका गुणा करिए, इसमें 1.125 ग्राम, इतना ही घोलना पड़ेगा। देखिए इसमें लिखा है कि पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा कितनी दी गई है, 7.45 ग्राम है, और H2O की मात्रा कितनी दी गई है 100 ग्राम। मतलब ये दिया गया है डाटा। हमसे पूछा है कि KCl के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। देखिए एक थोड़ा सा फार्मूला यहाँ पर देख लो पहले, और यही फार्मूला आगे लगते चले जाएंगे, ठीक है।
जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई एक पदार्थ है जिसको कहते हैं विलेय, चलो विलेय मान लो ए है, और प्लस विलायक कितना है, विलायक, विलायक चलो मान लेते हैं क्या है, बी है। अब दोनों ये मिलकर के प्रोडक्ट कितना बनाएंगे, ए बी, जो भी बनाए प्रोडक्ट हमसे उससे मतलब नहीं, ठीक है ना। अब अगर हमसे पूछे कि विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करिए, मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज होता है एक्स, या इसको चाय भी बोलते हैं, ठीक है ना, एक्स, उसके बाद मैं यहाँ पर ए रख देता हूँ, ठीक है ना। तो ए मतलब ए का मतलब विलेय, ए का मतलब क्या हो गया, विलेय हो गया, ठीक है ना। विलेय बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए किसका पूछा है, विलेय का, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या और बटे विलायक के मोलों की संख्या, ये चीज, ठीक है। अगर विलायक अगर मूल प्रभाज पूछे तो एक्स बी बराबर, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब कि विलायक के मोलों की संख्या बटे विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की संख्या, कुल मिलाकर के कुल मोलों की संख्या यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए केसीएल हमसे पूछा है, केसीएल, तो चलो सबसे पहले केसीएल का देखिए भार तो दिया गया है, ठीक ना, केसीएल का भार दिया गया है। चलो मैं केसीएल को पहले निकाल लेता हूँ, केसीएल का अणु भार, चलो इसका अणुभार निकाल लो। तो केसीएल का अणुभार बताओ, पोटेशियम का परमाणु भार कितना होता है, कितना, ये हो गया 39, और क्लोरीन का कितना होता है, तो 35.5। अब चलो इनको दोनों को जोड़ के निकालो, तो कितना आ गया, 74.5, ये आ गया, इसका अणुभार आ गया। अब जैसे इसका अणुभार आ गया तो मैं सबसे पहले निकाल लेता हूँ इसके मोलों की संख्या, तो N KCl के मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार, तो भार कितना दिया गया है, ये दिया गया है 7.45, और बटे अणुभार कितना है इसका 74.5, ठीक है ना। तो देखो इसको चलो कैंसिल कर दो, जब कैंसिल करोगे तो इसका फाइनल में आंसर कितना आ जाएगा, इसका भाग इसमें दे दिया तो कितना आ गया 10, हाँ 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बताओ इसके मोलों की संख्या कितनी आ गई 10। तो इसी तरह से हमको क्या निकाल लेना है, H2O का अणुभार, ठीक है ना, का अणुभार निकाल लेते हैं, का अणुभार कितना आएगा 0.1, हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगा। चलो ठीक है, कितना 0.1 है, क्लियर है ना। चलिए अच्छा देखो H2O का अणुभार निकालो, तो H2O का अणुभार कितना है, देखिए हाइड्रोजन का 1 गुणित 2 धन ऑक्सीजन का 16 बराबर कितना आ जाएगा 18, ठीक है, अणुभार ये आ गया। तो इसके मोलों की संख्या निकाल लो, तो NH2O बराबर भार बटे अणुभार, तो भार इसका कितना दिया गया है 100, और अणुभार कितना दिया गया है 18, इसका भाग करा के बताओ इसमें कितना आंसर आएगा, 5.55, बस करो फिर। अब हमको क्या निकालना है, KCl के मोल प्रभाज, ठीक है ना, तो मोल प्रभाज KCl का निकालना है, तो KCl की मोलों की संख्या KCl और बटे KCl की मोलों की संख्या और प्लस H2O के मोलों की संख्या H2O। तो चलो KCl कितना आया, इसके मोलों की संख्या कितनी है, तो 0.1 बटे फिर कितना है 0.1 धन H2O का कितना है, तो ये है 5.55, ठीक है। तो थोड़ा इनको थोड़ा सा ऐड करो, तो 0.1 बटे, वैसे इसको हम क्या, हाँ पहले जोड़ेंगे 0.1 बटे, इसको इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5.65, ठीक है ना। अब इसका इसमें भाग करा के बताइए, 0.017, ठीक है। KCl का मोल प्रभाज कितना आ जाएगा 0.017। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है, 15 में बोला गया है कि 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा विलेय है, कास्टिक सोडा के मोल प्रभाज की गणना कीजिए, ठीक है, कास्टिक सोडा का मोल प्रभाज निकालना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ H2O का अणुभार, ठीक है ना, तो H2O, तो यहीं से हल करना शुरू करते हैं, हल। तो H2O का अणुभार कितना,
तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1 गुणते 2 धन कितना, ऑक्सीजन का 16, 2 कितना हो जाएगा 18। और उसके बाद चलो NaOH का अणुभार निकाल लो। तो NaOH का अणुभार, तो अणुभार NaOH का अणुभार कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, सोडियम का कितना होता है 23 और ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो टोटल मिला के 23 1 24 16 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, अब सबसे पहले निकाल लेता हूँ कि H2O के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या निकाल लेते हैं पहले। तो H2O के मोलों की संख्या, तो बराबर में लिखता हूँ NH2O लिख लो, बराबर इसके मोलों की संख्या भार बटे अणुभार। तो इसका भार कितना दिया गया है 90 और बटे इसका अणुभार कितना आया 18, तो 18 पंचे कितना हुआ 90। तो H2O के मोलों की संख्या कितनी आ गई, तो ये आ गई कितना 5। ठीक है, उसके बाद हमको निकाल लेना है कि NaOH के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो NaOH की मोलों की संख्या अर्थात NaOH बराबर भार बटे अणुभार। तो NaOH का भार कितना दिया गया है 4 और बटे इसका अणुभार कितना दिया गया है 40। तो इसको कैंसिल करा तो कितना हो गया 10, तो इसका आ गया 0.1। ठीक है, तो अब देखिए हमसे क्या पूछा है कि NaOH का मोल प्रभाज ज्ञात करना है, तो हम इधर लगा लेते हैं। तो NaOH कास्टिक सोडा का मोल प्रभाज बराबर कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या अर्थात NaOH के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो मतलब NaOH की मोलों की संख्या और प्लस H2O के मोलों की संख्या। तो जब हम निकालेंगे तो NaOH, तो बताओ NaOH की मोलों की संख्या कितनी आई, ये आ गई 0.1 बटे NaOH की मोलों की संख्या तो 0.1 प्लस अब H2O का कितना आया है 5। तो जब हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा NaOH बराबर, यह आ जाएगा 0.1 बटे, इसको इसमें जब जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 5.1। और जब इसका हम भाग इसमें देंगे तो भाग देने पर इसका आंसर कितना आ रहा है 0.0196। ठीक है, ये आ जाएगा इसका मोल प्रभाज। देखिए सवाल क्या है, यूरिया का एक विलेयर में 6%, मान लो द्रव्यमान के अनुसार यूरिया 6% है। यूरिया और जल का जो मोल प्रभाज है वो हमको ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो मैं सबसे पहले मान लेता हूं कि माना, खाली यहीं से करो, तो माना कुल विलयन, कुल जो विलयन है, विलयन का मतलब कि जल में यूरिया घुली है, तो कुल विलयन का भार कितना है, चलो मान लो 100 ग्राम है कुल विलयन का भार। समझ में आया, अगर परसेंट दिया हो तो परसेंट कितना कहते हैं, 100 तो कहते हैं, 100 ग्राम है। तो 100 ग्राम में पहले यूरिया तो निकाल लो, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। ठीक है, तो इसका यूरिया का जो भार है, यूरिया का भार वो दिया है 6%, तो 100 का अगर 6% निकालेंगे तो 6 ही आएगा। तो कितना आ गया 6 ग्राम। तो बताओ H2O का भार कितना है, H2O का भार, तो H2O का भार देखिए 100 तो हो गया विलयन में से विलय निकाल दो तो क्या बचेगा, ये बचेगा 94 ग्राम विलायक का भार आ जाएगा। समझ में आया। अब हमको निकाल लेना है NH2CONH2 का अणुभार पहले निकाल लो, अणुभार। चलो इसका अणुभार निकालो। तो देखिए नाइट्रोजन का कितना होता है 14। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का कितना होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1 गुणते 2 धन, आप कार्बन का कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। उसके बाद नाइट्रोजन का कितना फिर है 14 और धन हाइड्रोजन का 1 गुणते 2। चलो इनको सबको कैलकुलेट कराओ। तो 14 प्लस 2 एकम 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2 हुआ। ठीक है, तो जोड़ो सबको कितना आया 60। क्लियर है 60। ठीक है, ठीक है ना, टोटल कितना आ गया 60। ठीक है ना। अब इसी तरह H2O का अणुभार निकाल लो, का अणुभार
H2O का अगर अणुभार निकालोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 18। इसका तो कई बार निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले नंबर हम सभी पहले मोलों की संख्या निकालते हैं, ठीक है। जब मोलों की संख्या निकालेंगे तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यूरिया के मोलों की संख्या निकाल लो। तो भार बटे अणुभार, तो भार कितना यूरिया का है 6, अब बटे अणुभार इसका कितना आया 7, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर 0.1 आ गया। अब इसी तरह से अगर हमको मोलों की संख्या निकालना है किसके, H2O को निकालना है, तो H2 भार बटे अणुभार, तो भार इसका कितना दिया गया है यूरिया का भार, जल का भार, जल का भार ये निकालेंगे 94, तो 94 अब बटे इसका अणुभार कितना आ गया 18, इसका इसमें भाग करा के बताओ 5.22, ठीक है बस। उसके बाद सबके आप जानते हो मोल मतलब मोल प्रभाज हमको निकाल लेना है, ठीक है ना। तो पहले निकालना है हमें यूरिया का मोल प्रभाज, तो यूरिया का मोल प्रभाज देखो, यूरिया के मोलों की संख्या बटे यूरिया के मोलों की संख्या प्लस H2O मतलब कि जल के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर यूरिया का जो मोल प्रभाज आएगा, यूरिया बताओ कुल यूरिया का जो मोलों की संख्या कितनी आई है, ये आया है, तो 0.1 बटे 0.1 प्लस जल का कितना निकला है, तो यह है 5.22। तो यूरिया का जो मोल प्रभाज आएगा 0.1 बटे, इनको थोड़ा सा ऐड कर दो, तो 5.32, इनका इसमें भाग दो तो 0.018, ये तो आ गया यूरिया का मोल प्रभाज। अब इसी तरह से हमको क्या निकाल, हमको जल का भी मोल प्रभाज निकाल लेना है, ठीक है। पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद फिर बताता हूँ आगे, नोट करो। यूरिया के बाद देखिए अब जल का मोल प्रभाज निकालना है, ठीक है। जल का मोल प्रभाज यहीं बगल में निकाल लेते हैं, यहीं पर। तो जल के मोल प्रभाज के लिए फार्मूला वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे मोल प्रभाज किसका, जल का, तो जल के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, मतलब कि जल की मोलों की संख्या प्लस यूरिया के मोलों की संख्या, ठीक है ना, यूरिया के मोलों की संख्या। तो मोल प्रभाज H2O, ठीक है, H2O। तो बताओ H2O के मोलों की संख्या कितने दी गई है, ये दी गई है 5.22 बटे H2O का देखिए कितना है, तो वही है 5.22 और प्लस यूरिया का देखिए कितना मोलों की संख्या, ये है 0.1। तो H2O के मोलों की संख्या बराबर ये होता है 5.22 बटे इसका, इसमें जानते हो जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5.32, और जब इसके भाग इसमें दोगे तो आंसर कितना आएगा 0.98।